Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. I hope you all are fine beta. Beta, today we are going to discuss our next lecture of the chapter The Ease of Industrialization. This is the history chapter of class 10th and we are going to study in this chapter industrialization in colony. We have already discussed two parts of this point and this is the third part of this point, that is इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज के टू पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड पार्ट इज मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. मैनचेस्टर कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई ग्रुप है, ना ही कोई कंपनी है. मैनचेस्टर इज द नेम ऑफ सिटी. ओके, तो कोई सिटी तो चल के आएगा नहीं. तो ये पॉइंट क्यों बना कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. ये मैनचेस्टर के जो प्रोडक्ट है, मैनचेस्टर में जो गुड्स बन रहे थे, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट मैनचेस्टर गुड्स, दैट इज मोस्ट पॉपुलर सिटी वेयर द मशीन मेड गुड्स took place at the time of industrialization. So an official of company said about Indian goods. This is a statement of Henry Patullo. You have to learn the name Henry Patullo. Henry Patullo was a company official and he said about the Indian company or Indian textile that demand of Indian textile could never reduce. जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता या कभी भी वो कम नहीं हो सकती. Since no other nation produce goods of same quality, it means इसको इनडायरेक्टली अगर हम कोरिलेट करें इंडियन टेक्सटाइल से, तो इंडियन टेक्सटाइल की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर था. ओके, और हेनरी पटुलो ने कहा है कि इंडियन टेक्सटाइल की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है और इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती कब तक जब तक कि कोई दूसरा कंट्री, कोई दूसरा इसके जैसा, कोई दूसरा नेशन इसके जैसा प्रोडक्शन नहीं बना देता या इसके जैसा कपड़ा नहीं बना देता. ओके, अब देखो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसने कहा है. ये स्टेटमेंट भी आप याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट दे दी जाती है एज क्वेश्चन और पूछ किया जाता है होल स्टेटमेंट. ओके, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ हेनरी पटुलो. ही वाज द कंपनी ऑफिशियल. ओके, सो अब ऐसा क्या हुआ कि आपकी बुक में दिया हुआ है 1811-12 में जो 33%, 1811-12 का 33% और 1850-51 का 3%, इतना ज्यादा कम कैसे हो गया. यानी कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो इतना कम हो गया. इसके पीछे रीजन क्या है, जबकि हम तो क्या कह रहे थे कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती. फिर ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है. 33% जो कि 1811-12 में रही और 1850-51 में 3%. इन सालों के बीच में क्या हुआ, इन ईयर्स के बीच में इन बिटवीन क्या हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था बेटा, तो प्रोडक्शन होने लग गया और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया. लेकिन यू नो वेरी वेल कि इंडिया की क्वालिटी जो थी टेक्सटाइल की, उससे बेटर क्वालिटी नहीं थी. अब जो ब्रिटेन में जो कंपनी ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो टेंशन में आ गए. अब उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया. किस लिए, देखो दो पॉइंट है इसमें, दोनों ध्यान से सुनना. कि मैनचेस्टर के गुड्स को दूसरे कंट्री में बढ़ाने के लिए या अदर कंट्री के गुड्स को, इंडिया के गुड्स को इंग्लैंड में लाने से रोकने के लिए क्या किया गया, ये भी वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है. सो वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दीजिए जो भी इंडिया से जो टेक्सटाइल इंग्लैंड में आता है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. ओके, दूसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस इंडिया कंपनी को परसुएड किया. किस लिए, देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द कॉटन टेक्सटाइल. किन पे, जो इंपोर्ट किया जा रहा है, जो इंडिया से जो सामान, जो टेक्सटाइल
इंडिया से इंग्लैंड में आ रहे हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दीजिए। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, या यूं कहें कि उसका जो सामान है वो उस कंट्री में महंगा हो जाएगा। अगर हम चाइनीज गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो हमें 200 रुपए का सामान मिल रहा है वो हमें 400 का मिल सकता है, 500 रुपए का मिल सकता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, कि जो पीपल हैं उनकी रेंज से अगर बाहर हो गया तो वो उस सामान को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ऐसा ही आपने देखा होगा अभी इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चला था पीछे, तो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी। सो सेकेंड पॉइंट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएड किया गया था कि जो अपना ये जो अपना सामान है, यहाँ का जो माल है उसको इंडिया में लो प्राइस पे सेल करने के लिए, या यूं कहें कि अगर अपनी मार्केट हमें दूसरे कंट्री में बनानी है तो हमें वहां पे सामान ले जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो ब्रिटेन से जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे या ट्रेड करने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने लोकल जो यहाँ के रूलर्स थे उनसे परमिशन ले ली थी, उनसे कंसेशन ले लिया था। किस लिए, अपने सामान को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को यहाँ सामान जो सामान ये इंग्लैंड से लेके आते थे वो मशीन मेड गुड्स होता था और वो सस्ता होता था, चीप होता था। तो जो हाथ से बना हुआ सामान ऑफ कोर्स वो महंगा मिलेगा, मशीन मेड गुड्स सस्ता मिलेगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि जो इंडियन गुड्स थे या इंडिया का जो गुड्स था वो उसके कंपेरेटिवली ब्रिटेन का गुड्स ज्यादा प्रेफर किया जाने लगा। अब यहाँ पे जो इंडियन वीवर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई, और ये डाटा दिया हुआ है 1850 में जो 31% ब्रिटेन से आ रहा था वो 1870 में बढ़ के 50% हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा माल मैनचेस्टर से इंडिया में आने लगा। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की लास्ट की या 1719 की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द गुड्स इंडिया से बाहर जाता था, ब्रिटेन से नहीं आता था, ब्रिटेन से इंग्लैंड से नहीं आता था, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसी को लोग ज्यादा पसंद करते थे, उसी को यूज करते थे। अब एक क्वेश्चन इसमें एक और आता है, इनका इफेक्ट क्या हुआ, देखो इंपोर्ट ड्यूटी, जब इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन टेक्सटाइल पे बढ़ा दी जाएंगी तो जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि मैनचेस्टर गुड्स की वजह से जो इंडियन वीवर्स थे उनको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मैनचेस्टर इंपोर्ट ऑन कॉटन वीवर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई तो क्या होगा, जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी जो वीवर्स अपना जो टेक्सटाइल बना के दूसरे देश में इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो सेल कर रहे हैं वो फिनिश, खत्म हो गया। आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज है वो इंक्रीज हो गई, ज्यादा इंपोज हो गई। ओके, सेकंड क्या इफेक्ट हुआ कि जब यहाँ सस्ते दामों पे जब मैनचेस्टर का सामान इंडिया में बिकने लगा तो अब देखो वीवर्स ने सोचा चलो ठीक है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, नहीं करते हैं, अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत है क्योंकि यहाँ पे हम सेल कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने दूसरा अपना सिक्का खेला, क्या कि उन्होंने यहाँ पे भी परमिशन लेके, कंसेशन लेके और लो रेट पे, लो प्राइसेस पे लोगों को टेक्सटाइल जो वहां का कपड़ा था वो प्रोवाइड कराने लगे। तो लोगों का जो वीवर्स थे उनका लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया। लोकल मार्केट श्रैंक हो जाना मीन्स लोकल मार्केट में भी अब उनका सामान नहीं बिक रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि कॉटन वीवर जो होते थे वो कॉटन से पहले थ्रेड बनाते थे, स्पिन करते थे, उसके बाद वो वीविंग करते थे। तो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई, प्राइस ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉटन के जो प्राइस थे वो इंक्रीज क्यों हो गए। इसके पीछे बेटा रीजन था, इसके पीछे रीजन क्या था। अगर हम चलते हैं जो यूएसए में सिविल वॉर चल रहा था एट द टाइम ऑफ 1860 में, यूएसए में सिविल वॉर चल रहा था तो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लग गया। तो जो इंग्लैंड था ना उसको कॉटन चाहिए था, कॉटन यूएसए से आता था क्योंकि यूएसए भी कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री था और इंडिया भी कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री था। तो दोनों ही कंट्रीज से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। अब दोनों कंट्री से ट्रेड करते थे किसका, कॉटन का। कॉटन लाते थे अपने देश में, मशीन से उनका कपड़ा बनाते थे और अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करते थे कपड़े को, राइट। सो अब यूएसए से कॉटन आना बंद हो गया तो उन्होंने क्या किया,
जो ब्रिटेन ने अब अपना माइंड सेट कर लिया कि अब सारा कॉटन हम कहां से लाएंगे, क्योंकि मशीन तो खाली छोड़ेंगे नहीं, तो सारा कॉटन अब हम कहां से लाएंगे, अब हम कॉटन लाएंगे इंडिया से। ओके, सो इंडिया से जो वो कॉटन लाने लगे तो इंडिया, अब उनको रिक्वायरमेंट थी उतना कॉटन उन्होंने ले लिया और इंग्लैंड ले गए। अब वहां पे जो इंडिया में कॉटन था, कॉटन रह गया बिल्कुल कम, थोड़ा। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर कोई शॉप है और उस पे आप सामान खरीद रहे हो और जो सामान आपको जरूरत है वो सामान वहां पे हो गया लिमिटेड, यानी कि कम पड़ गया और डिमांड उसकी ज्यादा है। देखो, प्रोडक्शन डिमांड का फॉर्मूला हमेशा काम करता है। अगर किसी चीज की क्वांटिटी कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, आप मार्केट में देखोगे कि किसी दिन किसी चीज का प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो सेकंड डे ही उसका प्राइस हाई हो जाता है। ओके, ऐसा ही हुआ कॉटन के साथ। कॉटन के प्राइसेस हो गए हाई, तो जो वीवर्स से अब ज्यादा इफेक्ट किसी पे पड़ेगा, वीवर्स पे पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो वीवर्स को जो कॉटन खरीदना पड़ रहा था अपने ही देश में, वो कॉटन उनको बहुत महंगा पड़ रहा था। अब उस कॉटन से बुनाई करते और उस कपड़े को अगर वो मार्केट में बेचते तो वो बहुत महंगा था, क्योंकि हाथ से बना हुआ कपड़ा वैसे भी उसमें मेहनत लगती है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। सो जो कॉटन वीवर्स ने जो अपना कपड़ा बनाया हुआ था वो मार्केट में महंगे, क्योंकि वो उससे देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक कपड़ा बनाया और उसमें उनकी लागत आई 100 रुपए, तो वो उसको कितने में बेचेंगे, 110 रुपए में, 105 रुपए में। लेकिन मशीन मेड गुड्स, क्योंकि एक ही बार में मशीन बहुत ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर देती थी, अगर लोगों को वही कपड़ा 50 रुपए में मिलेगा 110 या 105 रुपए की बजाय, तो वो खरीद लेंगे। अब वीवर्स तो उसको 90 रुपीज में भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उनकी मेहनत भी लगी है, रॉ मटेरियल भी लगा है, उनका टाइम भी लगा है। सो जो वीवर्स थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे और वीवर्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी यहाँ पे, और ये मैनचेस्टर गुड्स का इम्पैक्ट था। ओके, अब इसका जो इम्पैक्ट था और किस पे पड़ा, बहुत सारे वीवर्स थे जिन पे इम्पैक्ट पड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, जिसका यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्टीज। कॉस्टीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉस्टीज कौन थे, हु वर कॉस्टीज, हु वर गोमस्ताज, हु वर कॉस्टीज, गोमस्ताज, यस गोमस्ताज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको आज उसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है, हु वर गोमस्ताज, राइट, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आपको। नेक्स्ट, ये कॉस्टीज कौन थे, कॉस्टीज जो मराठा और तेलुगु वीवर्स थे। कॉस्टीज वर Maratha and Telugu weavers who made fine cotton and silk cloths, जो कॉटन सिल्क से कपड़ा बनाते थे तेलुगु और मराठा वीवर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी दिया जा सकता है, या आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, राइट, इसका पूछ लिया जाएगा। मराठा एंड तेलुगु वीवर्स ऑफ क्लॉथ मेड विद फाइन कॉटन सिल्क वर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता था, उनको कॉस्टीज कहा जाता था। ओके, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इंडिया के कॉन्सेप्ट में ही हम उसको डिस्कस करेंगे। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इसके अलावा उसमें जो वीवर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो कहां से आते थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 और 6 क्वेश्चंस, लाइक हैंडी पटूलो की स्टेटमेंट है, इसके बाद कॉस्टीज है, एंड देन 1 मार्क क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है। और क्यों जो कॉटन का जो प्राइस था वो क्यों इंक्रीज हो गया था, मेन रीजन उसका क्या था, वो सिविल वॉर इन यूएसए आप आंसर कर सकते हो। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट ऑफ मैनचेस्टर इंपोर्ट्स ऑन कॉटन वीवर्स इन इंडिया, और व्हाट वर द रीजन दैट मैनचेस्टर गुड्स वर पॉपुलराइज्ड इन इंडिया, और इन लार्ज स्केल मैनचेस्टर गुड्स केम टू इंडिया। ओके, सो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और आप दोनों को ही बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।